बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की बायो का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जी। टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स, चैप्टर नंबर 8 में से, और टॉपिक नंबर 8.2 फोटोसिंथेसिस है जी। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन इसका कर लेते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तमाम, वो दो क्लासेस में तकसीम किए गए हैं अपनी फूड प्रिपेयर करने के हवाले से। एक ऑटोट्रॉफ है और दूसरा जो है वो हेटरोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फ़ूड को ख़ुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फ़ूड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि हेटरोट्रॉफ जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अपनी खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेनी पड़ती है, जैसा कि एनिमल्स हैं। ऑटोट्रॉफ में हैं तमाम प्लांट्स, जबकि हेटरोट्रॉफ में तमाम एनिमल्स आ जाते हैं। हाँ जी, प्लांट्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करते हैं, जैसा कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़मीन से पानी लेते हैं, और सूरज की रोशनी में, सनलाइट में ये फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में एक ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर होती है। ऑर्गेनिक फूड कौन सी है? वो है ग्लूकोज C6H12O6। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से मुराद है जो कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी, ये दोनों जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद होती है। आप देखें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह पानी जो है उसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, इसीलिए ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो प्लांट जो है इन दो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज़ करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के नतीजे में ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करता है, वो है ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, और इसका फार्मूला जो है वो C6H12O6 है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, और क्लोरोफिल ही ऐसी चीज़ है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। और सनलाइट के बगैर अगर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाए तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनता, बल्कि एक एसिड बनता है जो कि कार्बोनिक एसिड है। तो ये सनलाइट ही है जिसकी वजह से इन दोनों के रिएक्शंस के नतीजे में ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो प्लांट जो हैं अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। हाँ जी, इसकी डेफिनेशन है, फोटोसिंथेसिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सनलाइट ये दोनों बहुत ज़रूरी कंपोनेंट हैं। और इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ हो जाती है। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो प्रोसेस में यूज़ नहीं हो रहा होता लेकिन प्रोसेस का हिस्सा होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है, बाकी इसमें हाइड्रोजन्स और कार्बन जो है वो इस्तेमाल होती हैं। इक्वेशन जो है वो आपकी बुक में दी हुई है, 6CO2 + 12H2O + फोटॉन्स। फोटॉन जो है वो सनलाइट है। फोटॉन क्या है? सनलाइट। और इनके रिएक्शन से बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जो बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ हो जाती है, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो दोबारा से इसी प्रोसेस में यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। मैकेनिज़्म अभी मैंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, प्लांट्स की जो ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, जो पत्तों में मौजूद होती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं, और इसी वजह से क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फिर ग्लूकोज तैयार किया जाता है। मैकेनिज़्म देखें फोटोसिंथेसिस का, तो मैकेनिज़्म जो है इसका टू फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला फेज़ जो है वो इसका लाइट रिएक्शन है, और दूसरा फेज़ जो है डार्क रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सनलाइट यूज़ हो रही होती है। और डार्क रिएक्शन जो है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में होगा या डार्क में होगा, नहीं होता, ये डे टाइम ही है, लेकिन इसमें सनलाइट यूज़ नहीं हो रही होती। सनलाइट का जो किरदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ पहले फ़ेज़ में आएगा।
लाइट रिएक्शंस टेक प्लेस ऑन द थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। लाइट रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट की थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में होगा, जबकि डार्क रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, इसमें दो पार्ट्स दिखाए हुए हैं, स्ट्रोमा और थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शंस होंगे जबकि स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शंस होंगे। लाइट रिएक्शन जो है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी इज़ यूज्ड टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। लाइट रिएक्शन के दौरान जो है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी और NADPH बनाए जाते हैं। फॉलोइंग आर द की इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस। और ये जो नीचे सारे पॉइंट्स दिए गए हैं ये सारे इवेंट्स हैं जो लाइट रिएक्शंस के अंदर हो रहे होते हैं। हाँ जी, ATP और NADPH जो है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो फिर एक बड़ी मिकदार में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, जिसको प्लांट्स फिर यूज़ करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाने के लिए। पहला जो इसका स्टेप है, व्हेन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट, जब क्लोरोफिल जो है लाइट को जज्ब करता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एनर्जी को गेन करते हैं और वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाते हैं। अब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल से रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में चेंज करेगा। फिर ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्लोरोफिल से रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप इसका क्या होगा, ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे। इस चेन में क्या होगा, हाई एनर्जी लेवल भी होते हैं, लो एनर्जी लेवल भी होते हैं। जब ये हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में जाते हैं तो ये एनर्जी की जो एक्स्ट्रा की मिकदार होती है उसको रिलीज़ कर देते हैं। कैसे, इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक लेवल है उसकी एनर्जी जो है वो 10 जाउल्स है और एक लेवल है जिसकी एनर्जी 5 जाउल्स है। जब इलेक्ट्रॉन 10 जाउल्स वाली एनर्जी से 5 जाउल वाली एनर्जी में जाएगा, उस लेवल में जाएगा, तो फिर उसको 5 जाउल एनर्जी है वो ही दरकार होगी, जो एक्स्ट्रा की 5 जाउल होगी वो उसको रिलीज़ कर देगा। समझ आ गई है? हाँ जी, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हुए जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं और उस एनर्जी से फिर ATP प्रोड्यूस होता है। ये इसका दूसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप में क्या होगा, वो लाइट जो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की थी वो वाटर मॉलिक्यूल को भी ब्रेक कर देती है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो हैं अपने कंपोनेंट में चेंज हो जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ हो जाती है, जबकि हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद हाइड्रोजन आयंस बना देती है और ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं फिर NADP की रिडक्शन में यूज़ होते हैं। मतलब NADP के साथ ये जुड़ जाते हैं और NADPH बनाते हैं, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और रेड्यूस्ड का मतलब है कि इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, मतलब इसकी जो है वो रिडक्शन हुई हुई है। हाँ जी, ये स्टेप जो थे लाइट रिएक्शंस के थे। हम दोबारा थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लेते हैं कि पहले स्टेप में क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को यूज़ करता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में चेंज करता है और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं फिर क्लोरोफिल से रिलीज़ हो जाते हैं। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हुए जब ये हायर से लोअर लेवल में जाते हैं तो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और उस रिलीज़ की हुई एनर्जी से ATP प्रोड्यूस होता है। ये एक स्टेप हो गया। फिर इसके दूसरे स्टेप में जो लाइट एब्जॉर्ब हुई थी वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देती है और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ हो जाती है, जबकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद हाइड्रोजन आयन बनाती है और वो हाइड्रोजन आयन जो है NADP की रिडक्शन के लिए यूज़ होती है और NADPH बना देती है। नीचे इसकी डायग्राम दी हुई है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
ये देखें यहाँ पर क्लोरोफिल है, ये जो है लाइट एब्जॉर्ब हुई। लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी के तौर पर रिलीज़ हो गए। एक काम तो ये हुआ। दूसरा जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल को इस लाइट एनर्जी ने ब्रेक कर दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो गई। फिर ये हाइड्रोजन जो है, ये देखें इधर से जा रही है, ये यहाँ पर NADP की रिडक्शन के लिए इस्तेमाल हुई और NADPH बना। ठीक है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से निकले और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे। ठीक है। यहाँ पर इनकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई है। ठीक है। हाई एनर्जी से जब ये लो लेवल में आए तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिलीज हुई वो यहाँ पर इन्होंने ATP बनाया। उसके बाद इन क्लोरोफिल पे भी लाइट पड़ी और ये दोबारा से एक प्रोसेस चल पड़ा कि इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की और फिर एनर्जी को रिलीज़ किया, हाइड्रोजन आयंस बने और NADPH बना। यहाँ तक था आपका लाइट रिएक्शन। उसके बाद हमारा दूसरा फेज़ स्टार्ट होता है डार्क रिएक्शन का, जिसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। और इसको केल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। ये जो पूरा रिएक्शन था मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। हाँ जी, इसके जो है 3 पॉइंट्स हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ कंबाइन करेगी और 6 कार्बन वाला कंपाउंड बना देगी। क्योंकि ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कार्बन मौजूद है, ये एक कार्बन जो है 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ जुड़ जाएगी और 6 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। अब ये जो 6 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता। ये जल्द ही स्प्लिट कर जाता है 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स में। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं ये इनकी रिडक्शन हो जाती है और ये जो है कार्बोहाइड्रेट में तब्दील हो जाते हैं। और इस रिडक्शन के प्रोसेस में ATP यूज़ होता है और NADPH यूज़ होता है जो लाइट रिएक्शन में क्रिएट हुआ था। फिर उसके तीसरे स्टेप में जो 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं ये दोबारा से जो है वो रीजनरेट करते हैं, 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स बना देते हैं और इस स्टेप में भी जो है ATP यूज़ हो रहा होता है। अब ये सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बोहाइड्रेट बना था 3 कार्बन वाला, इसी से फिर ग्लूकोज बन जाएंगे, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बन जाएगा। ये आपका डार्क रिएक्शन था, इसकी भी डायग्राम दी हुई है, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें 5 मॉलिक्यूल्स हैं और ये देखें ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक है। ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है। फिर ये 6 कार्बन वाले जो कंपाउंड हैं ये 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स में चेंज हो जाएंगे। फिर इसमें भी जो है वो ATP यूज़ होगी और NADPH यूज़ होगा और ये जो 3 कार्बन वाले कंपाउंड है रिडक्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये वाली जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी 3 कार्बन वाली है। ठीक है। और ये 3 कार्बन वाली कार्बोहाइड्रेट जो है फिर ग्लूकोज बनाएगी। ठीक है। यहाँ तक आपका डार्क रिएक्शन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लोरोफिल का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। हाँ जी, सबसे मेन रोल जो है वो क्लोरोफिल का ही होता है क्योंकि क्लोरोफिल जो है लाइट एब्जॉर्ब करती है। The thylakoid membrane of chloroplast contains pigment। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल A इज़ द मेन पिगमेंट। क्लोरोफिल A जो है वो मेन पिगमेंट है और अदर्स आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट, और बाकी जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं एंड इंक्लूड क्लोरोफिल B एंड कैरोटीनॉइड। अब उन एक्सेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड शामिल हैं। पिगमेंट्स का काम क्या होता है? पिगमेंट्स का काम होता है जी सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना फोटोसिंथेसिस के लिए। जितनी भी सनलाइट पौधों पर या पत्ते पर पड़ रही होती है उसका सिर्फ 1% लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, बाकी की जो लाइट है वो ट्रांसमिट हो जाती है या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ब्लू और रेड लाइट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए बहुत अच्छी हैं, मतलब ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। डिफरेंट पिगमेंट जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल A जो है
वो ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि ऐसी वेवलेंथ जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, फिर वो एक्सेसरी पिगमेंट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जब पिगमेंट जो है लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिएक्शन जो है वो होना शुरू हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करते हैं, फिर रिलीज़ कर दिए जाते हैं और तमाम प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस का स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, यहाँ तक फ़ोटोसिंथेसिस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।